जोहार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड के जेपीएससी का एग्जाम जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट कर रहे हैं, उनके लिए भाई आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो है ना, जो आंसर राइटिंग है, अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा आंसर राइटिंग का गेम क्या होता है। तो जो बच्चे नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए, और जो पुराने हैं उनको पता है कि क्या करना है, तो नोट्स बनाना ही बनाना है, और साथ में कमेंट करना है कि झारखंड के किस कोने से दोस्त आप लोग हैं। तो आप सबका दोस्तों सरई पाठशाला में स्वागत है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी का आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता ही होगा कि हम लोगों ने PYQ का सेशन स्टार्ट किए थे, तो उसमें आपका पेपर थर्ड यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। उसका पूरा वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर दिया गया है। और पेपर 4 हम लोग स्टार्ट किया था। तो पेपर 4 में जो आपका PA और पॉलिटी है, यानी भारत का संविधान और लोक प्रशासन और सुशासन जो आपका है, ये पेपर 4 में हम लोगों ने पहला क्लास में पूरा ऑब्जेक्टिव जो 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका पूरा अच्छा से एनालिसिस वाला क्लास देख चुके थे। और आंसर राइटिंग में ये हम लोग देख चुके थे, मूल अधिकार को अधिक बल जाता है जबकि मूल कर्तव्य को कम। इसका पूरा क्लास हो चुका है। विशेषकर उदारीकरण के बाद प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य का परीक्षण कीजिए, इसका भी हम क्लास ले चुके थे। और 73 और 74 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था, इसका भी क्लास ना हम लोग बहुत बढ़िया तरीका से ले चुके हैं। अब दोस्तों जो हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि टिप्पणी लिखिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टिप्पणी लिखने उनको आता ही नहीं है, जानकारी बहुत है, टिप्पणी लिखने नहीं आता। टिप्पणी लिखने बोलेगा ना तो 700-800 वर्ड में लिख देगा। ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन को समझना है कि निम्नांकित कथनों पर टिप्पणी लिखिए। जनहित मुकदमेबाजी का उदाहरण 1 नंबर में है। अब 2 नंबर में है संविधान में समानता का अधिकार की गारंटी। आपको पता होगा कि यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन 40 नंबर का, यानी ये 40 का, ये 40 का, ये 40 का, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है 40 का। बहुत सारे बच्चे क्या कर 2 क्वेश्चन है 80 नंबर का। ऐसा नहीं है भाई, ये 5 नंबर क्वेश्चन है यानी 40 नंबर का है। और 40 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 600 से मतलब 500 से 600 के वर्ड के बीच में लिखना रहता है। आप इसको मैक्सिमम लेके जाइएगा तो 700 वर्ड के बीच लेके जाइएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेके जाना है। और मिनिमम 500 से 700 के बीच में आप आंसर राइटिंग कीजिए, आपका आंसर राइटिंग आइडल होगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए जनहित मुकदमेबाजी का उदाहरण ये आपका 20 नंबर का है। और संविधान में समानता का अधिकार की गारंटी ये भी आपका 20 नंबर का है। अब पता है ये क्वेश्चन आप लिखिएगा ना, या यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आप लिखिएगा तो 40 में 28 नंबर आपको लाने में ना बहुत दिक्कत होगा। लेकिन पता है यहाँ आपका 2 टॉपिक है, आपको 2 टॉपिक उसको लिखिएगा ना तो आपको 32 से 34 नंबर ले जाएगा, 16-17 नंबर आपको दे देगा एग्जामिनर, यदि आप बढ़िया से लिख के जाइएगा। तो दोस्तों तो हम लोग ना धीरे धीरे समझेंगे जनहित मुकदमेबाजी का उदाहरण का आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है। अब सबसे पहले हम बार बार बोलते हैं आप लोग को कि जब भी आप पढ़िएगा हमेशा सिलेबस अपने हाथ में रखिए। हो सके तो 5 पेज का सिलेबस जेरोक्स कर लीजिए, 5 ही तो है, एक हिस्ट्री ज्योग्राफी, PA पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपका साइंस एंड टेक, आपका जो भी लैंग्वेज होगा वो, तो आपका 5 ही तो है। तो 5 पेज का जेरोक्स पेज अपने पास रखिएगा। पूरा इस तरह ना आपको नहीं पढ़ना है, ये एक तरह से किताबें लगता है, तो किताब की तरह नहीं, 5 पेज का जेरोक्स पेज निकाल के रखिए। मेरे पास भी है लेकिन आपको हमको दिखाना रहता है यहाँ से, इसलिए हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब देखिए जनहित मुकदमेबाजी का उदाहरण कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है। अब जाइएगा पेपर 4 आपका भारत संविधान की राज्य व्यवस्था, लेसन नंबर 2, और लेसन नंबर 2 में यहाँ पे दिया है जनहित याचिका की संकल्पना। यहीं से क्वेश्चन अराइज किया गया है, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों ये जो आप आंसर राइटिंग हम लोग आज पढ़ेंगे, ये पूरा जो आंसर राइटिंग दोस्तों हम 3-4 किताब से लिखे हैं, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जो है लक्ष्मीकांत का पॉलिटी, यहाँ से बहुत सारा जो है टॉपिक को कवर किया गया है इस आंसर राइटिंग का। दूसरा होगा DD बसु का जो है भारत का संविधान, अब देख पा रहे होंगे। अगला जो है आपका NCERT बेस्ड जो है किताब है, ये आपका जो है महेश कुमार बनवाल सर का है। और एक महत्वपूर्ण किताब है आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, तो आपका परीक्षा वाणी का किताब है, आपका देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से लिया गया, इन चारों किताबों का थोड़ा बहुत कंटेंट लेके आंसर राइटिंग का सेशन जो है कंप्लीट किया गया दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जनहित याचिका की अवधारणा यानी PIL या जनहित मुकदमेबाजी, यही आपका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ समझिए कि जनहित मुकदमेबाजी की अवधारणा। अब यहाँ पे ना जनहित याचिका क्या बोलते हैं, इसको जनहित याचिका भी कहा जाता है, PIL भी कहा जाता है। तो ये तीनों यहाँ पे लग जाएगी। क्वेश्चन में आपको कुछ भी आएगा, जनहित मुकदमेबाजी, जनहित याचिका या PIL, तीनों एक ही चीज़ है, समझ लीजिएगा। अब इसको ना हम आपको पहले बोले थे कि 3 से 350 वर्ड के बीच में लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये 20 मार्क्स का ही है। तो इसमें होगा परिचय, पहला नंबर में इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। दूसरा होगा मुख्य ढांचा या फिर जो उद्भव, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेंगे। PIL का उद्देश्य क्या, इस पॉइंट को हम डील नहीं करेंगे, खाली उद्देश्य ही लिख दिए हैं, क्योंकि हमको 250 से 300 वर्ड में या 350 वर्ड में कंप्लीट करना है। अब देखिए किन मुद्दे पर PIL दायर की जा सकती है, इसके हम लोग पढ़ेंगे। और PIL का दुरुपयोग कहाँ कहाँ होता है,
ये हम लोग देख लेंगे और कंक्लूजन लास्ट में आ जाएंगे। यानी पूरा जो आप देख रहे होंगे 250-300 जो भी वर्ड यहाँ पे है, इसमें परिचय है, फिर आपका मुख्य ढांचा और आपका उद्भव है, फिर आपका प्रमुख उद्देश्य है, और आपका जो है PIL किस तरह दायर की जा सकती है, इसको हम लोग देख लेंगे, और PIL का दुरुपयोग क्या है, और इसमें कंक्लूजन क्या है। इतना सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। आपका आंसर राइटिंग कंप्लीट हो जाएगा। और आप इतना ही लिखिएगा ना, आपको लगेगा कम वर्ड है। कम वर्ड नहीं है, 20 नंबर का भी तो है, समझना बात को ये है। तो कम वर्ड नहीं है। जब आपको यही क्वेश्चन 40 नंबर का पूछेगा ना, तो हम आपको 700 वर्ड में लिख के दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमको 300 वर्ड में ही कंप्लीट करना है, मैक्सिमम 350 वर्ड में कंप्लीट करना है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इतना लिख दीजिएगा ना, यकीन मानिए 20 में आपका 16-17 नंबर मिल जाएगा। तो थोड़ा सा समझना है चीज़ को, आंसर राइटिंग को समझना है कि क्या क्वेश्चन का डिमांड है, उसके अनुसार अपना पेन, दिमाग और दिल तीनों को चलाना है। तो चलिए परिचय यहाँ लिखना है कि साधारण अर्थों में जनहित याचिका का तात्पर्य ऐसे मुकदमे से है जो जनता के सामूहिक हित के लिए न्यायालय में दायर किया जा सकता है। साधारण अर्थ में क्या है जनहित? तो याचिका का तात्पर्य ऐसे मुकदमे से है जो जनता के सामूहिक हित के लिए न्यायालय में दायर किया सकता है। न्यायालय में क्या करेगा? दायर किया सकता है। दोस्तों, परंपरागत कानून में लोकस स्टैंडाई क्या है? परंपरागत कानून क्या था कि लोकस स्टैंडाई का सिद्धांत चलता था, जिसका अर्थ यह है कि केवल वही व्यक्ति अदालत जा सकता है जिसका अधिकार का हनन हुआ है। अब समझिए, लोकस स्टैंडाई आपको लिखना है। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि मेरा दुरुपयोग हुआ है, या मेरा जो है कुछ हरास हुआ है, या मेरा कुछ क्षति हुआ है, या हमको कोई हानि पहुंचा है, तो हम ही जाएंगे आपका अदालत में। लेकिन PIL ने इस धारणा को बदल दिया है। अब समाज का कोई भी जागरूक नागरिक या संस्था किसी अन्य व्यक्ति या समूह के अधिकारों के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। सपोज दैट आपको बताते हैं, जैसे कि हम बोकारो में है। बोकारो में जो है अभी सड़क बन रहा था। अब सड़क में क्या हुआ कि बहुत सारे पेड़ पौधों को काट दिया गया। इससे पर्यावरण का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अब हजारीबाग का, या संथाल परगना के, कोल्हान मंडल का, या रांची का, या कोई भी जिला का व्यक्ति आके यहाँ पे अपील दायर कर सकता है कि जो हुआ है ना वो गलत हुआ है। तो ये है आपका एक तरह से PIL के बारे में आप समझ आइए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि साधारण अर्थों में जनहित याचिका का तात्पर्य ऐसे मुकदमे से है जो जनता के सामूहिक हित के लिए न्यायालय में दायर किया जा सकता है। परंपरागत जो मैंने चलते आ रहा है, कानून में लोकस स्टैंडाई का सिद्धांत चलता था, जिसका अर्थ है कि केवल वही व्यक्ति अदालत जा सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ है। लेकिन PIL ने इस धारणा को बदल दिया है। अब समाज का कोई भी जागरूक नागरिक या संस्था किसी अन्य व्यक्ति या समूह के अधिकारों के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब समझिए जो क्वेश्चन का मेन बॉडी है वहाँ आएंगे, मुख्य ढांचा और उद्भव। अब समझ आए कि PIL कौन लेके आया, कैसे लेके आया, कहाँ स्टार्ट हुआ, इसके बारे में दोस्तों लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो मुख्य ढांचा और उद्भव। PIL भारत में PIL की नींव 1970 के दशक के उत्तरार्ध में रखी गई। 1970 के लास्ट वाला टाइम में जो है आपका इसका नींव रखा गया PIL का, आपका जनहित मुकदमेबाजी का। न्यायमूर्ति V.R. कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति P.N. भगवती। ये आपका देखिएगा ऑब्जेक्टिव जो प्रीलिम्स होता है वहाँ भी पूछता है। इसको तो हमेशा याद रखिएगा इन लोगों का नाम कि न्यायमूर्ति V.R. कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति P.N. भगवती को इसका जनक माना जाता है। भारत में 1970 के दशक के लास्ट में जो स्टार्ट हुआ था PIL, उसमें V.R. कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति P.N. भगवती को इसका जनक माना जाता है। अब देखिए, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य मामलों में जेलों की अमान्य स्थिति और विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा पर पहली बार इस अवधारणा का व्यापक प्रयोग हुआ। अब देखिए स्टार्टिंग कौन किया 1970 के लास्ट में, तो हो जाएगा आपको कौन, P.N. भगवती और V.R. कृष्ण अय्यर ने किया था। अब इसका बहुत व्यापक पैमाने पर प्रयोग कहाँ हुआ, तो हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य एक केस था, उसमें इसका व्यापक प्रयोग किया गया। इसमें क्या हुआ था, मामलों में जेल की अमान्य स्थिति और विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा पर पहली बार इस अवधारणा का व्यापक प्रयोग हुआ। क्या हो गया कि हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य मामलों में जेलों की अमान्य स्थिति और विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा पर पहली बार इस अवधारणा का व्यापक प्रयोग हुआ। अब यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया था। अब PIL का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रमुख उद्देश्य क्या? अब इसको डील नहीं करेंगे क्योंकि ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। यदि ये होता 40 नंबर का, इसको पूरा डील करते हम लोग। तो क्या है, कानून की शासन की रक्षा करना। उद्देश्य क्या है PIL का, कानून के शासन की रक्षा करना। दूसरा क्या है, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तक न्याय की पहुंच को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकारों का सार्थक क्रियान्वयन करना। मौलिक अधिकारों का रियल में एग्जीक्यूटिव करना है,
इसका काम समाज को जागरूक करना इसका काम था, और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना। ये आपका ना महत्वपूर्ण आपका 5 पॉइंट है, लिख दिया गया है। कानून के शासन की रक्षा करना, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक न्याय की पहुंच को सुनिश्चित करना, मौलिक अधिकारों का सार्थक क्रियान्वयन करना और समाज को जागरूक करना, लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों। अब देखिए किन मुद्दों पर पीआईएल दायर की जा सकती है, किन मुद्दों पर पीआईएल दायर की जा सकती है। तो पीआईएल सार्वजनिक लाभ के लिए नहीं, मैंने पीआईएल क्या है कि सार्वजनिक लाभ के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक हित के लिए है। पीआईएल क्या है, लाभ के लिए नहीं है, हित के लिए है होती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मुद्दे आते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, इसमें हम 5 पॉइंट को डील कर देंगे। बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम, उससे जुड़ा हुआ यदि कोई है तो पीआईएल दायर की जाती है। पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिकी संतुलन, कहीं पर्यावरण का ह्रास हो रहा है या पेड़ पौधे पशु पंछी का ह्रास हो रहा है तो उसके लिए कर सकते हैं। जेलों में कैदियों का उत्पीड़न हो रहा है तो हम पीआईएल दायर करेंगे। महिलाओं पर अत्याचार या दहेज उत्पीड़न हो रहा है तो पीआईएल दायर करता है। भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छ पानी जैसे बुनियादी अधिकार के लिए पीआईएल दायर की जा सकती है। तो हो गया आपका काम खत्म। और भी बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन वहाँ कहानी हमको नहीं गढ़ना है, वहाँ हमको आंसर राइटिंग करना है, कम वर्ड में एट्रैक्टिव टाइप का आंसर राइटिंग करके हम लोग को निकल जाना है। देखिए क्या क्या होगा, बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम, पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिकी संतुलन, जेलों में कैदियों का उत्पीड़न, महिलाओं पर अत्याचार या दहेज उत्पीड़न, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छ पानी जैसे बुनियादी अधिकार, ये सब आपका पॉइंट था जो लिख दिया गया है। अब देखिए आज के डिजिटल युग में पीआईएल का महत्व और बढ़ गया है। हाल के वर्षों में न्यायपालिका ने पर्यावरण संरक्षण, वायु गुणवत्ता सुधार और निजता के अधिकार जैसे मुद्दों पर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। क्या क्या है, महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। आज के डिजिटल युग में क्या हो गया है, पीआईएल का महत्व और बढ़ गया है। हाल के वर्षों में न्यायपालिका ने पर्यावरण संरक्षण के लिए, वायु गुणवत्ता सुधार में देखते होंगे दिल्ली वगैरह में पूरा जो है काम होता है, निजता के अधिकार जैसे मुद्दों पर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अब देखिए पीआईएल का दुरुपयोग, इसमें क्या होगा पीआईएल का दुरुपयोग, तो हाल के वर्षों में अदालतों ने पीआईएल का दुरुपयोग के प्रति चिंता जताई है। क्या है, हाल के वर्षों में अदालतों ने पीआईएल के दुरुपयोग के प्रति चिंता जताई है। कई बार लोग निजी स्वार्थ, राजनीतिक लाभ या लोकप्रियता पाने के लिए फर्जी याचिका दायर करते हैं। क्या करते हैं कई बार लोग कि आपका निजी स्वार्थ के लिए, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल लाभ के लिए या लोकप्रियता पाने के लिए फर्जी याचिका दायर करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसी याचिकाओं पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है कि यदि ऐसा कोई याचिका आता है, बार बार आता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए ताकि अदालतों की कीमती समय बर्बाद ना हो। अदालत क्या है कि रियल फैक्ट के लिए है, आपका जो जेन्युइन प्रॉब्लम उसके लिए है। अब आलतू फालतू चीज़ लेकर आइएगा तो उसके लिए नहीं है भाई। तो ये हो गया आपका पीआईएल का दुरुपयोग। अब हम लोग लास्ट सेशन में आएंगे निष्कर्ष। देखिए कंक्लूजन का मतलब कि आपका आंसर राइटिंग का जो आपका जो क्वेश्चन का है उसका डिमांड क्या है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, यानी आपका अपना विचार भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। देखिए निष्कर्ष, जनहित याचिका भारतीय लोकतंत्र का एक ऐसा सशक्त अस्त्र है जिसने कार्यपालिका और विधायिका को उनके संवैधानिक उत्तरदायित्वों के प्रति जवाबदेह बनाया है। क्या बोला गया, जनहित याचिका भारतीय लोकतंत्र का एक ऐसा सशक्त अस्त्र है जिसने कार्यपालिका और विधायिका को उनके संवैधानिक उत्तरदायित्वों के प्रति जवाबदेह बनाया है। जहां एक और इसने मानवाधिकारों के संरक्षण में मील का पत्थर गाड़ा है, वहीं दूसरी ओर इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसका उपयोग वास्तविक जनहित के लिए हो, न कि निजी हितों के टकराव के लिए। देख रहे हैं यहाँ क्या है कि दूसरी ओर इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसका उपयोग वास्तविक जनहित के लिए हो, न कि निजी हितों के टकराव के लिए। मैंने आपका रियल जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए है, ना कि किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का या किसी एक पॉलिटिकल लीडर का हित को बढ़ावा देने के लिए। यह वास्तव में न्याय के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। क्या ये रियल में न्याय के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब देख रहे होंगे दोस्तों, ज़्यादा आपको टाइम ही नहीं लगा होगा, 10-15 मिनट लगा होगा मुश्किल से, पूरा आपका जो आंसर राइटिंग कंप्लीट हो गया है जनहित मुकदमेबाजी की अवधारणा। तो यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका 300-350 वर्ड काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा, उससे ज़्यादा लिखिएगा तो फिर अगला क्वेश्चन आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। दिमाग में ये रखना है। तो यहाँ इंट्रोडक्शन लिख दिया गया है 50-55 वर्ड में, फिर आपका मुख्य ढांचा और उद्भव लिख दिया गया है, ये कंप्लीट। फिर इसका जो मुख्य पॉइंट लिख दिया, उद्देश्य क्या क्या 5-7 पॉइंट में क्लियर कर दिया गया है।
फिर इसका पीआईएल कहाँ दायर की जाती है, ये 5 पॉइंट में कंप्लीट कर दिया गया है। पीआईएल का दुरुपयोग इसको 20-25 पॉइंट में कंप्लीट कर दिया गया है और लास्ट में कंक्लूजन 50-60 पॉइंट में कंप्लीट कर दिया गया है। इस तरह करके ना आप आंसर राइटिंग कीजिए, आपका नंबर नहीं आएगा, बम्पर नंबर आएगा। मैंने आप जो है क्वालिफाई नहीं कीजिएगा, 100% क्वालिफाई कीजिएगा और जो है आपका रैंक ना हमको जहाँ तक लगता है कि टॉप 50 में आप आ जाइएगा। मैंने हिंदी मीडियम का बच्चा लोग ना टॉप 10 में आ जाइएगा। आंसर राइटिंग कीजिएगा ना टॉप 50, अब यदि अच्छा से लिख लीजिएगा ना, खाली कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा तब टॉप 10 आ जाइएगा। यदि आप अच्छा तरीका से मेहनत कर रहे हैं तो मेरा भी एक जो है टारगेट है, मेरा भी एक अपने आप से युद्ध है, मेरा भी एक सपना है कि भाई आप लोग के लिए हम कुछ करें और कुछ करने का प्रयास कर ही रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, बहुत दूर दूर से जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छा तरीका से जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों अगला जो सेशन होगा आप लोग का संविधान में समानता के अधिकार की गारंटी, ये हम आपको आंसर राइटिंग करवाने वाले हैं। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ और एक नए आंसर राइटिंग के साथ। तब तक जय झारखंड, जोहार झारखंड।